नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में चुनाव प्रचार तेज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, नोटबंदी और जीएसटी से कारोबारियों को हुआ नुकसान। अमित शाह ने बताया, जातिवाद बनाम विकास की लड़ाई। चुनाव आयोग के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कापू आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी। सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण की व्यवस्था। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पिछड़ी जातियों के मौजूदा आरक्षण पर नहीं पड़ेगा असर। चाबहार बंदरगाह के उद्घाटन से पहले तेहरान पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ईरानी समकक्ष जावेद जरीफ के साथ बैठक में आपसी हितों के मुद्दों पर की चर्चा। राष्ट्रपति हसन रूहानी आज करेंगे बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन। ऊखी तूफान से लक्षद्वीप में भारी तबाही। केरल के मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। 900 से ज्यादा मछुआरे सुरक्षित पहुंचे महाराष्ट्र। और दिल्ली टेस्ट में भारत की ठोस शुरुआत। आज 371 रन से आगे खेलने उतरेगी टीम इंडिया। हॉकी विश्व लीग फाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड से 2-3 से हारी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति की अगुवाई में निर्वाचन आयोग की टीम का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारी ने कल पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। आयोग ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात की। गुजरात में 2 चरणों में 9 और 14 दिसंबर को मतदान होना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया है। सूरत में कल उन्होंने कारोबारियों को संबोधित किया। मनमोहन सिंह ने जीडीपी के ताजा आंकड़ों को यूपीए सरकार के मुकाबले अभी भी कम बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और बिना तैयारी के लागू किए गए जीएसटी से देश के कारोबारियों को नुकसान हुआ। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुटे हैं। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गुजरात पहुंचे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सूरत के कारोबारियों को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कारोबारियों को नोटबंदी और जीएसटी के नुकसान गिनाए। Apart from the problem of multiple rates, there are loopholes in the administrative arrangements for the implementation of GST. In particular, small businesses, traders and exporters have serious concerns which need to be adjusted. Small scale and middle scale businesses, their problems require serious attention. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पार्टी के लिए अहमदाबाद में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में बेवजह के मुद्दों को तूल नहीं देती। कांग्रेस पार्टी अगर जो कभी भी चुनाव कहीं पर भी लड़ती है तो विकास के नाम पर ही लड़ती है और जीतती भी विकास के नाम पर है। हमने कभी ना तो धर्म को, ना जाति को, ना बिरादरी को कभी मुद्दा नहीं बताया। हाँ, ये हम जरूर चाहते हैं कि सब बिरादरी के, सब जाति के लोग रिप्रेजेंट हो सके। जहाँ तक हो सकता है कोई ऐसा ना हो कि रिप्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि गुजरात में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहाल है और महंगी फीस से छात्रों पर बोझ बना हुआ है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने गुजरात में निजी कंपनियों से बिजली खरीदने पर सवाल उठाया था। गुजरात में इसी महीने 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को मतदान होना है। 182 सीटों वाले गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजों के साथ आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने गुजरात चुनाव को जातिवाद बनाम विकासवाद की लड़ाई करार दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने
कांग्रेस पर जाति की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं वित्त मंत्री ने सरकार के आर्थिक सुधारों के जरिए विकास की तेज रफ्तार में गुजरात के साथ को अहम बताया। बीजेपी गुजरात के चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को गिर सोमनाथ में रैली की और कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर जातिवाद और वंशवाद आधार पर चूंटणी लड़वा मांगे छे અને भारतीय जनता पार्टी जातिवाद आधार पर चूंटणी लड़वा मांगे छे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को सूरत प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में गुजरात लगातार विकास के रास्ते पर जा रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसलों से अर्थव्यवस्था में तेजी और निवेश बढ़ा है। Industrialization, it's the most industrialized state in India. In terms of port economy, in terms of agricultural growth, it has maintained a double-digit growth, and it's in terms of infrastructure, it probably has one of the best in the country. जो भारतीय जनता पार्टी को आरंभ से कह रहा है कि आप प्रो ट्रेडर हो, आज वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लग पड़ा। वित्त मंत्री ने जीएसटी और नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। साथ ही गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के मंदिरों में जाने को लेकर तंज कसा। हिंदुत्व समर्थक दल माना गया, अगर दूसरे हमारी नकल करते हैं तो मुझे क्या शिकायत हो सकती है? There is a basic principle, when the original is available, why should people prefer a clone? इसके अलावा बीजेपी के कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गुजरात में अलग अलग जगहों में चुनावी सभाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर के लिए नमक पैदा करने वाले गुजरात के अगारिया जनजाति की खुद की जिंदगी बेरंग और मुश्किल है। कच्छ में रहने वाले इन नमक मजदूरों तक मोटे फायदे वाले व्यापार का कोई फायदा नहीं पहुंचता। अगारिया जनजाति के लोग बीमारी और तंगहाली में जीने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन इन्हें स्वास्थ्य समेत कई सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रहा है। ये हैं नमक मजदूर सुनील, अगारिया जनजाति के। पीढ़ियों से नमक बनाने का काम करते हैं। गुजरात के कच्छ स्थित गांधी धाम में नमक की बड़ी फैक्ट्रियों को नमक बनाकर इन जैसे मजदूर ही भेजते हैं। परिवार के 8 लोगों का पालन पोषण इसी नमक से होता है। भले ही इसकी बड़ी कीमत उन्हें शरीर गलाकर ही क्यों न चुकानी पड़े। कच्छ की तेज धूप में समुद्र के पानी से नमक निकालने में उनकी आंखें भी जवाब दे जाती हैं। ये तो मजबूरी है, ये करना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई दूसरा मिले तो वो भी करते सकते। काम तो करना चाहिए ना, खाने पीने के लिए। यहाँ क्या दिक्कतें आती हैं काम करने के लिए? जैसे हाथ में ये देखो, ये पड़ जाते हैं। जमीन मालिक ठेकेदार से सालाना नमक पैदा करने का करार करता है। बदले में ठेकेदार उन्हें एडवांस में कुछ पैसा और पीने का पानी मुहैया कराता है। 15 दिन में एक पीने का पानी टैंकर इन टैंक में डाल जाता है। जिस पानी से हम शायद हाथ भी न धोएं, उसे ये लोग और छोटे छोटे बच्चे पीने को मजबूर हैं। स्वच्छ भारत अभियान के शौचालय भी इन्हें मुहैया नहीं हैं। आधार कार्ड नहीं, चूड़ी कार्ड नहीं, सरकार में मती कोई मने जवाब देતું નથી। કોઈ ધ્યાન નથી અમને। અમે મજૂર અમે શું કરી બોલો? नहीं कार्ड, नहीं आधार कार्ड, नहीं चूड़ी कार्ड, तो हमें क्या जाइए? हमें नमक भले ही बाजार में 20 से 25 रुपए किलो बिकता हो, लेकिन अगारिया मजदूरों को प्रति टन महज 215 रुपए के हिसाब से ठेका मिलता है। मॉनसून के वक्त ये अगारिया 4 महीने बेकार रहते हैं। नमक कारोबार से जुड़ी एसोसिएशन का भी कहना है कि अगारियाओं के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जहाँ नमक पकता है उस एरिया के अंदर पानी पहुंचाना खास जरूरी है, और उसके लिए हमने सजेशन तो भेज ही दिया कि इस टाइप से आप करोगे तो पानी मतलब मिल सकता है। एसोसिएशन तो क्या कर सकती है? एसोसिएशन तो रजूआत कर सकती है गवर्नमेंट में कि भाई ये अगर ये तकलीफ है कि इसके लिए आप कुछ करो। एसोसिएशन तो और तो कुछ नहीं कर सकती ना। प्रशासन का दावा है कि अगारिया जनजाति के लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य और पेयजल की सुविधा समेत कई तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, बराबर, वो मोबाइल वाहन चलाती है।
बराबर, इन ईच एरियाज वीक में 2 बार या 3 बार, बराबर, एज पर रिक्वायरमेंट वो जाते हैं और सबको चेक करते हैं। और पानी जो है, पानी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द गुजरात वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड, और उनको फंडिंग हम करते हैं। डेली जाता है वाटर टैंकर। सेफ्टी किट में गमबूट्स रहता है, ग्लोव्स रहता है, हैंड ग्लोव्स रहता है, गूगल्स रहता है और कैप रहती है। आंकड़े के मुताबिक 76% नमक उत्पादन इसी इलाके में होता है, जो करीब 80 से 90 लाख टन है, और विदेशों में भी ये नमक निर्यात किया जाता है। जिसका हमारी जिंदगी में सबसे अहम स्थान है, उसे उगाने वाले ये नमक के किसान यानी अगरिये आज बेहद बदहाल स्थिति में हैं, और इन अगरियों को सरकार की ओर से दरकार है कि उन पर कुछ ध्यान दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी कम से कम इंसानियत के स्तर पर आ सके। कच्छ में कैमरामैन जुनैद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और खबरें। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कापू समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 5% आरक्षण देने वाले विधेयक को कल सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब इसे केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इस समुदाय को पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक न्यायमूर्ति मंजुनाथ आयोग की सिफारिश पर कापू समुदाय को आरक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि कापू समुदाय को आरक्षण देने के फैसले से पिछड़ी जातियों के मौजूदा आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कापू समुदाय को आरक्षण मिलने से राज्य में कुल आरक्षण 55% तक पहुंच जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के तय 50% की अधिकतम सीमा से ज्यादा है। सत्ताधारी टीडीपी ने चुनावों के दौरान कापू समुदाय को आरक्षण देने की बात कही थी। हालांकि इस बीच आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति मंजुनाथ ने कहा कि ये सदस्यों की रिपोर्ट है, वो अपनी रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपेंगे, जो सर्वमान्य होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के एक दिन बाद ये मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी की ये जीत लोगों की बेहतरी के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करेगी। नगरीय निकाय चुनाव में 16 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी का मेयर जीता है। वहीं 198 नगर पालिका परिषद में पार्टी के 70 अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 438 नगर पंचायत में बीजेपी ने 100 जगहों पर जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अगले 3 सालों के लिए फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। महबूबा मुफ्ती लगातार 6ठी बार आम सहमति से पार्टी अध्यक्ष चुनी गई। चुनावी प्रक्रिया में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पीडीपी के मंत्री और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। महबूबा मुफ्ती का दोबारा से पीडीपी का अध्यक्ष बनना लगभग तय था, क्योंकि कोई अन्य उम्मीदवार उनके खिलाफ मैदान में नहीं था। महबूबा मुफ्ती 2003 से पीडीपी अध्यक्ष बनी हुई हैं। उन पर दोबारा से भरोसा जताने के लिए महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं का आभार जताया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंची समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक होने के सुझाव का समर्थन किया। इधर जो संघर्ष उनका सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चल रहा है, उसमें पूरी ईमानदारी से हम समाजवादियों का भी सहयोग है और उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है पूरी तरीके से। और आज जरूरत है कि देश में ऐसी ताकतें एक हों और जो रास्ता अपनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो रास्ता ऐसा है जो देश में खुशहाली नहीं ला सकता। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आसमान
जहां तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल असम की गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। राजभवन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर रविवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पे उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। ओखी तूफान से लक्षद्वीप में भारी तबाही हुई है। सभी द्वीपों पर बचाव का काम जारी है। तूफान से तमिलनाडु और केरल में मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। चक्रवाती तूफान ओखी के चलते समुद्र की तेज लहरों में फंसे 952 मछुआरे सुरक्षित महाराष्ट्र तट पर पहुंच गए हैं। चक्रवाती तूफान ओखी की वजह से लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई गांव में पानी भर गया है, जिससे हजारों एकड़ में फैली रबड़ की खेती बर्बाद हो गई है। लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। नौसेना और तटरक्षक बल की टीमों ने समुद्र में फंसे 500 से ज्यादा मछुआरों को बचा लिया है। कई मछुआरे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ആശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. വലയും വഞ്ചിയൊക്കെ ഒഴി അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് വലകളൊക്കെ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാലും ഒന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. എപ്പോഴും വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. நேற்று கடலுக்கு போன நாகப்பட்டினம், காரைக்கால் 2 படகு 10 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை சிறைப்பிடிச்சிருக்கிறாங்க. எவ்வளவு காத்திருந்தாலும், மழை இருந்தாலும், புயல் இருந்தாலும் மீனவன் பொழப்பு கடல் தான் இருக்குது. நேற்று போனவங்க திசை மாதிரி போனவங்களை அந்த 20 பேரை கைது பண்ணி சிறையில் கொண்டு அடைக்கிறதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே சிறையில் இருக்கவங்கெல்லாம் அம்மா பார்த்து உடம்பு பூரா சொரிப்புண்ணு வந்து சரியான தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னும் மேற்கொண்டு சிறையில் கொண்டு அடைக்கிறாங்க। भारी बारिश और आंधी से लक्षद्वीप से मिनिकॉय और कल्पेनी द्वीप पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही यातायात, संचार व्यवस्था और बिजली आपूर्ति को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक ओखी तूफान अगले 24 घंटे में और तेज होगा और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पूरे लक्षद्वीप को चपेट में ले सकता है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया गया है। There are about 130 fishermen presently missing from Trivandrum district, and from the neighboring Kanyakumari district there is an equal number of fishermen and lots of crafts in the deep sea floating. केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तूफान से मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंकाई नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम को नेदुनथीवू में कथित रूप से मछली पकड़ने के आरोप में भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया। मामला दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल सीमा के उल्लंघन से जुड़ा है। मछुआरों की 2 नावों को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी मछुआरों को श्रीलंका के परुथिथुरई में भेजा गया है। इससे पहले भी 19 नवंबर को रामेश्वरम और मंडप्पम के रहने वाले 8 मछुआरों को भी श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में इन मछुआरों को रिहा कर दिया गया। चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का आज उद्घाटन होना है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी इसकी शुरुआत करेंगे। बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार बंदरगाह परियोजना के पहले चरण को शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है। उद्घाटन के दौरान भारत, अफगानिस्तान और क्षेत्र के कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों के मौजूद रहने की उम्मीद है। भारत की तरफ से सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी समारोह में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए इस बंदरगाह के जरिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक नया रणनीतिक मार्ग खुल गया है।
चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शनिवार को रूस से लौटते वक्त तेहरान में रुकी और अपने ईरानी समकक्ष जावेद जरीफ के साथ आपसी हित के मसलों पर चर्चा की। सुषमा रूसी शहर सोची में शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक से हिस्सा लेकर लौट रही थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि दोनों नेताओं ने भारत ईरान संबंधों के विभिन्न पहलुओं समेत आपसी हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि चर्चा के दौरान जावेद जरीफ ने चाबहार बंदरगाह का जिक्र करते हुए कहा कि ये ईरान भारत के परस्पर और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करता है। इस परियोजना में भारत अहम साझेदार है। महीने भर पहले भारत ने गेहूं की एक खेप चाबहार बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान भेजी थी। भारत अगले 2 और साल तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद का सदस्य बना रहेगा। लंदन मुख्यालय में शुक्रवार को हुए चुनाव में भारत को जीत मिली। चुनाव में सबसे ज्यादा 146 वोट जर्मनी को मिले और 144 वोटों के साथ भारत दूसरे नंबर पर रहा। भारत 1959 से संगठन का सदस्य है। चुनाव के बाद ब्रिटेन में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त YK सिन्हा ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि ये देश के लिए गर्व की बात है। IMO नौवहन के बचाव और सुरक्षा पर नजर रखती है, साथ ही ये भी देखती है कि जहाजों से ज्यादा प्रदूषण न किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हैदराबाद में हुए वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन पर संतोष जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर सम्मेलन के सफल आयोजन की बात कही। इस बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया। सम्मेलन का आयोजन भारत और अमेरिका ने मिलकर किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और उनकी वरिष्ठ सलाहकार इवांका ट्रंप ने वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। 3 दिन तक चले सम्मेलन में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक वृद्धि तेज करने पर जोर दिया गया। इसमें दुनिया भर से उद्यमियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया। और अब खेल की खबर। दिल्ली टेस्ट का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल पहले दिन खेल खत्म होने तक भारत के 4 विकेट के नुकसान पर 371 रन बना लिए। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली 156 रन बनाकर, रोहित शर्मा 6 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। मुरली विजय ने भारतीय टीम के खाते में 155 रन जोड़े। दिन के आखिरी ओवरों में भारत को 2 झटके लगे। श्रीलंकाई गेंदबाज लक्ष्मण संदकन ने मुरली विजय और अजिंक्य रहाणे को डिकवेला के हाथों स्टंप करवाया। इससे पहले मुरली विजय ने कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 283 रनों की साझेदारी की। कप्तान विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में तीसरी सेंचुरी लगाई है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। 1928 से 1932 और 1936 के ओलंपिक में उन्होंने भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। एक नजर मेजर ध्यानचंद के सफरनामे पर। इंडिया स्कोर। मौका बर्लिन ओलंपिक पुरुष हॉकी का फाइनल मुकाबला। हॉकी स्टिक से गेंद को दूसरे खिलाड़ियों से छीनकर आगे बढ़ते ये हैं हॉकी के युग पुरुष मेजर ध्यानचंद। भारतीय टीम ने इस मैच को 8-1 से जीता और ओलंपिक में तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ कप्तान ध्यानचंद का नाम भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी के जादूगर के रूप में दर्ज हो गया। मेजर ध्यानचंद को 21 साल की उम्र में न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम के लिए चुना गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते। उन्हें 1928 के ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। सिलसिला आगे बढ़ा और 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल दागे। 1936 मेजर ध्यानचंद के लिए सबसे यादगार रहा। बर्लिन ओलंपिक में उन्हें बतौर कप्तान के तौर पर खेलने का मौका मिला। ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में मेजबान जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी। भारत को लगातार तीसरा स्वर्ण पदक मिला। इन्हीं दिनों ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने
उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1948 में 43 साल की उम्र में ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 6 दशक से भी ज्यादा वक्त तक सिने जगत और चाहने वालों के दिलों पर राज करने वाले सदाबहार अभिनेता और फिल्मकार देवानंद की भी आज पुण्यतिथि है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने बेमिसाल अभिनय और निराले अंदाज में आज भी हमारी यादों में जिंदा है। मेरा दिल तू ही मेरी 6 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद को एक्टर बनने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। हम एक हैं से बतौर अभिनेता देवानंद ने सिने करियर की शुरुआत की। 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी देवानंद के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। ये कौन आया दे करके ये 16 गुरुदत्त के निर्देशन में बनी फिल्म बाजी की सफलता के बाद देवानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। उनकी संवाद अदायगी की भी एक खास अदा थी। जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। 2 हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क कर कह रहा था कि जाने बेटे तेरी मंजिल यहीं पर है। हजारों गरीबों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, उनका विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे क्या समझेंगे? ढोंगी, धोखेबाज। उल्लेखनीय योगदान के लिए देवानंद को 2001 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया और 2002 में उन्हें दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में चुनाव प्रचार तेज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, नोटबंदी और जीएसटी से कारोबारियों को हुआ नुकसान। अमित शाह ने बताया, जातिवाद बनाम विकास की लड़ाई। चुनाव आयोग के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कापू आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी। सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण की व्यवस्था। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पिछड़ी जातियों के मौजूदा आरक्षण पर नहीं पड़ेगा असर। चाबहार बंदरगाह के उद्घाटन से पहले तेहरान पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ईरानी समकक्ष जावेद जरीफ के साथ बैठक में आपसी हितों के मुद्दों पर की चर्चा। राष्ट्रपति हसन रूहानी आज करेंगे बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन। ओखी तूफान से लक्षद्वीप में भारी तबाही। केरल के मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। महाराष्ट्र तट पर सुरक्षित पहुंचे 900 से ज्यादा मछुआरे। और दिल्ली टेस्ट में भारत की ठोस शुरुआत। आज 371 रन के आगे खेलने उतरेगी टीम इंडिया। हॉकी विश्व लीग फाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड से 2-3 से हारी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए योग।